Good morning, everyone. Once again, I am here with an editorial which talks about Russia and Ukraine war. As we all know that it is almost 5 days since they started fighting. Now the condition is that both the countries are fighting to their capacity and it is not going to come to an end. Many of the neighboring countries or countries supporting Ukraine has come forward and they are trying to help Ukraine overcoming this problem. Now question comes of India whether India will be abstaining itself from this kind of affairs or it will take part from any side. This is the big question on which this editorial is and that we are going to discuss. Let me start with the heading, and this is all about this scenario that India is facing. You must have come across a news that in UN Security Council there was condemned resolution for against Russia where India did not take part in voting. ये आपको न्यूज़ पता होगा कि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था जिसमें भारत, चाइना और यूएई ने भाग नहीं लिया था। इसी के बारे में एडिटोरियल है कि भारत कब तक इससे अपने आप को बचा पाएगा। शुरुआत करते हैं। इसके हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? अ टेस्टिंग वोट। टेस्टिंग वोट का मतलब यहाँ पे एक है कि जो वोटिंग यूएन में हुई है उसके बारे में, और उस वोट का क्या टेस्ट है। टेस्ट का मतलब यहाँ पे स्वाद नहीं, एक क्या पहुँच है, क्या पकड़ है, कितने लोग चाहते हैं कि रूस इसमें अब अपना एग्रेशन को रोके, ये चीज़ है। अब इस एडिटोरियल में हम लोग बात कर रहे हैं ऑन इंडियाज यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टैंड लिया गया है यूक्रेन के मामले में, उसके बारे में। यानी भारत का क्या स्टैंड रहा, क्या रुख रहा यूक्रेन में जो ताज़ा वॉर चल रहे हैं उसके बारे में। आगे के कुछ लाइंस को हम लोग देखते हैं जिससे आपको स्थिति स्पष्ट समझ में आएगी कि बात क्या हो रही है। तो आगे के लाइंस में क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैड गुड रीजंस टू एब्सटेन। भारत के पास अच्छा कारण है, यानी एक सही कारण है अपने आप को इससे दूर रखना, तटस्थ रहना। बट माइट हैव टू रीविजिट इट्स स्टैंस। इसको अपने स्टैंस का मतलब होता है रुख पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट वर्सेंस, अगर ये विवाद और ख़राब होता है और गहराता है, यानी रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये और गहराता है, तो भारत अपने आप को इससे दूर नहीं रख पाएगा। उसको फिर से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। यानी भारत के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, टेस्ट की घड़ी है, एग्जामिनेशन की घड़ी है कि भारत का क्या रुख होता है। अभी तो भारत अपने आप को तटस्थ घोषित कर दिया, वोट नहीं दिया, लेकिन स्थिति और भी भयावह अगर होती है तो भारत को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ सकता है। उसको ये बतलाना पड़ सकता है कि वो किसके साइड में रहेगा। ये बातें कही गई है इन 2-3 लाइन्स में। अब देखते हैं आगे क्या है। थ्वार्टेड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नाकामी, फेलियर। इस जो वर्ड्स है उसको आप नोट करते जाइएगा। थ्वार्टेड एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नाकामी या असफलता के बाद। और अब सवाल होगा कि किस चीज़ में असफल था? तो इन दियर रिजोल्यूशन टू कंडेम रशियन एग्रेशन। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा था? तो रूस के जो एग्रेशन का मतलब होता है हमला, रूस के तरफ से जो हमला किया गया है उसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन आया था। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी रूस के एग्रेशन के निंदा करने के लिए कहाँ, यूक्रेन के ऊपर जो उसने एग्रेशन किया है, हमला किया है, उसकी निंदा करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? द यूएस एंड यूरोपियन एलाइज के द्वारा। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज, जो एलाइज का मतलब क्या होता है? गठबंधन। यानी यूएस और यूरोपियन गठबंधन के द्वारा रूस के एग्रेशन के खिलाफ एक रिजोल्यूशन यानी निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसको पास करने में ये जो यूएस है और यूरोपियन एलाइज है वो क्या रहा? थ्वार्टेड रहा, यानी नाकामयाब रहा, यानी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया।
तो कहा जा रहा है कि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव जो रूस के खिलाफ लाया गया था उसमें नाकामी के बाद यूएस और यूरोपियन एलाइज अब क्या प्लान कर रहे हैं? नाउ प्लान टू एंश्योर अ सेंसर ऑफ मॉस्कोज। सेंसर मतलब होता है निंदा करना, ऑफ मॉस्कोज मतलब रसा एक्शंस, यानी रूस के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसकी निंदा करना चाहते हैं। अब कहाँ जाएंगे? एट द यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाएंगे। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ जो उनको निंदा प्रस्ताव पास करना था उसमें नाकामयाब होने के बाद, थ्वार्टेड होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब उनका प्लान होगा कि अब इस मामले को लेकर कहाँ जाएंगे? यूएन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वेयर जहाँ दे ऑलरेडी हैव, जहाँ उनके पास पहले से ही है क्या? द सपोर्ट ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज, उसमें 80 देशों का उसमें सपोर्ट है। किनको? यूएस और यूरोपियन एलाइज को। चूँकि यूएस और यूरोपियन एलाइज को सफलता नहीं मिली निंदा प्रस्ताव पास करवाने में रूस के खिलाफ, तो ये लोग ने मन बनाया है कि अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाएंगे जहां इनके पक्ष में ऑलरेडी 80 कंट्रीज हैं। अब बात क्लियर हो गई होगी। द रशियन वीटो ऑफ रिजोल्यूशन 8979, ये जो वीटो है जिसका इस्तेमाल किया गया उसका नाम है वाज अ प्री डिटर्मिन्ड आउटकम। ये जो ऐसा था जो पहले से ही रूस सोचे हुए था, या फिर देश जान रहे थे कि अब रूस जो है अपना वीटो का इस्तेमाल करेगा, तो ये पहले से ही सोची समझी आउटकम है, परिणाम है। आउटकम का मतलब परिणाम होता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। एज अ परमानेंट यूएनएससी मेंबर, परमानेंट यूएनएससी मेंबर होने के नाते रशिया हैज़ वीटोड यूएनएससी रिजोल्यूशन। रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया था यूएनएससी में जो उसके खिलाफ रिजोल्यूशंस लाए गए थे उसके खिलाफ। पहले भी, ये आज नहीं, पहले भी बता रहा है। कब? दैट वर क्रिटिकल ऑफ इट्स डिसीजन टू सेंड ट्रूप्स इनटू जॉर्जिया इन 2008। ये बतला रहा है कि वीटो पावर का इस्तेमाल रूस पहले भी कर चुका है, जब उसको जॉर्जिया में 2018 में अपने ट्रूप्स को भेजना था। क्रीमिया में यही काम वो कब किया है? 2014 में। एंड कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज, और नहीं तो ये नहीं करता। यानी उसके पास पहले से इसका इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है, ये कहना चाह रहा है। यानी रूस के लिए पहली बात नहीं है। What was perhaps more disappointing, सबसे ज़्यादा निराश करने वाली जो चीज़ है फॉर द वेस्टर्न कोलिशन, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, जिसको एलाइज भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा जो निराशाजनक था वाज दैट इट वाज अनेबल टू मूव इंडिया फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट पोजीशन। वह भारत को अपने कंसिस्टेंट पोजीशन, जो लगातार भारत बना हुआ है, उस पोजीशन से मूव नहीं कर पाया। यानी वो पोजीशन क्या है? एब्सटेंशन का। एब्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मुद्दे में भाग लेने से परहेज़ करना। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो बात हो गई कि भारत को अपने स्टैंड से इधर उधर नहीं कर पाया। भारत अपना पोजीशन पे बना रह गया, एब्सटेंशन, यानी वो वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। आगे देखते हैं। चाइना शिफ्टेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट फॉर रशिया इन द प्रीवियस वोट। चाइना जो है पहले वोट की अगर बात करें तो उसने सपोर्ट दिखाया रूस के लिए टू एब्सटेंशन आफ्टर द यूएस एंड अल्बानिया, और उसके बाद वो यूएस और अल्बानिया के बाद वो वोट से क्या कर लिया? एब्सटेन कर लिया। द टू पेन होल्डर्स ऑफ द रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन के जो कर्ता धर्ता हैं अल्बानिया और यूएस, वे लोग अग्री कर गए, अग्री टू ड्रॉप द रेफरेंस टू चैप्टर 7। ये हवाला दिया गया है जिस संदर्भ में कहा गया कि चैप्टर 7 को पर अग्री कर गए। अब चैप्टर 7 में क्या है देखो, द ऑथराइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप्स, जिसके तहत ये ऑथराइजेशन है, अधिकार है कि रशियन ट्रूप्स के खिलाफ आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कोलिशन अगेंस्ट रशिया इज़ मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब जो रूस के खिलाफ जो गठबंधन बन रहा है वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं एट द यूएन, यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, यानी यहाँ पे देखने को, ये आपको समझने को मिल रहा है कि रूस के खिलाफ ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ से लामबंद हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में।
बट नॉट सेटिंग मच स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडीज इफेक्टिवनेस। लेकिन ये ज़्यादा जो है प्रभाव, यहाँ समझिए, बट नॉट सेटिंग मच स्टोर। सेट मच स्टोर का मतलब होता है प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं ग्लोबल बॉडीज इफेक्टिवनेस पे, यानी इसकी इफिकेसी क्षमता जो है ग्लोबल स्तर पे क्या होगा वो प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। यानी लामबंद तो हो रहे हैं, एक जगह जुट भी रहे हैं, उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव देखने को रूस के ऊपर नहीं मिल रहा है। इंस्टीड इसके बदले क्या कर रहे हैं, द यूएस एंड द ईयू हैव अडॉप्टेड यूनिलैटरल सैंक्शंस। अब आपको गठबंधन के साथ अगर हैं तो मिल करके लड़ना चाहिए था, तो इसके बजाय कर क्या रहा है यूएस और ईयू, वे लोग अपना अपना, यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा, अपने स्तर से सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, विच दे होप, जो इनको लगता है कि विल क्रिपल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एबिलिटी, जो कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी क्षमता को क्रिपल कर देंगे। क्रिपल करना का मतलब होता है अपंग या पंगु बना देना, वर्सन करना, खराब कर देना। तो वे लोग यूनिलैटरल, एक तरफा वे लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस के ऊपर, और ये सोच रहे हैं कि वो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो एबिलिटी है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि वे सस्टेन करेंगे लॉन्गर असॉल्ट ऑन यूक्रेन, यूक्रेन पे एक लंबे समय तक हमला कर पाएंगे, उसको ये पंगु बना देना चाहते हैं, उसको कमज़ोर बना देना चाहते हैं सैंक्शंस लगा करके। ये ईयू और यूएस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मानते हैं। एंड ऑल्सो एक्सरसाइज द रशियन इकोनॉमी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम। और इसमें क्या किया है कि रूस की जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम से हटा दिया गया है। इन एडिशन, इसके साथ ही द यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैव अनाउंस्ड वेपन सप्लाईज फॉर यूक्रेन्स फोर्सेज। और इसके साथ ही जो यूएस और जर्मनी है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को वेपन सप्लाई करेंगे, उनको और वेपन्स उपलब्ध करवाएंगे। यानी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ इधर देख रहे हैं आप, वेस्टर्न कंट्रीज़, ये सारे कंट्रीज़ उसके फेवर में हैं। हाउएवर, in the absence of direct air power assistance and foreign troops, it is unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russia easily. हालांकि in the absence of direct air power assistance, बिना एयर पावर असिस्टेंस के, यानी कहने का मतलब एयर से एयर लड़ाई करने वाला जो सहायता है, और फॉरेन ट्रूप्स, क्योंकि आप यूक्रेन के पास देखें तो बहुत कम ही सेना है, तो इस कम सेना के बाद बिना फॉरेन ट्रूप्स के, बिना फॉरेन सेना के, ये अनलाइकली है, मतलब संभावित नहीं है कि यूक्रेन जो है इतना हाई पावर रूस के जो सेना है उसको इक्वली चैलेंज दे पाएगा। यानी केवल आप दूसरे देश अगर हथियार मुहैया करवाएंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है, साथ ही फॉरेन ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एयर टू एयर फाइट करने के लिए उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए, तभी यूक्रेन है रूस को टक्कर दे पाएगा। आगे की जो लाइन है उसको देखते हैं। इंडियाज़ एब्सटेंशन फ्रॉम द यूएनएससी, भारत का जो तटस्थता रहा, यानी परहेज़ रहा वोट देने से, कहाँ, यूएनएससी में जो रिजोल्यूशन आया, रिजोल्यूशन का मतलब अभी आपको समझ में आया कि निंदा प्रस्ताव आया था, तो रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव आया था। टू वाज परहैप्स अ फॉरगोन कंक्लूजन, हालांकि एक तरह सा शायद एक फॉरगोन, जो बीता हुआ कंक्लूजन हो गया। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू टेक अ कॉल फ्रॉम मिस्टर पुतिन बिफोर द वोट इंडिकेटेड दैट इंडिया वुड नॉट टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट रशिया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया जाना कि वो पुतिन का कॉल रिसीव करेंगे, किससे पहले, जो यूएनएससी में वोटिंग हो रहा था उसके पहले। इस ओर इशारा करता है कि भारत पहले ही मन बना लिया था कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, यानी कोई भी स्टैंड नहीं लेगा रूस के खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रूस का और भारत का जो डिफेंस, जो रक्षा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया इज़ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड P5 अलाई, भारत का जो P5 अलाई में से रूस जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। P5 में 5 देश हैं, जिसमें यूएस भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है,
ठीक है। एक कुल मिलाकर यूके भी है, एक कुल मिलाकर के 5 स्टेट्स हैं इसमें। उसमें से रूस जो है सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त हमारा है। व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग इंट्रूसिव रिजोल्यूशन ऑन कश्मीर, चाहे बात करें हम लोग कश्मीर के मुद्दे पे, या इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम द यूक्रेन प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखिए, मोदी दोनों तरफ से कॉल रिसीव कर रहे हैं। एक तरफ से पुतिन का कॉल आया वोट से पहले, उसको भी इन्होंने इंटरटेन किया, जिसमें इन्होंने मन बनाया कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसके विपरीत मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी कॉल रिसीव किया आफ्टर द वोटिंग हो गई उसके बाद। एंड रादर देन ऑफरिंग सपोर्ट देने के बजाय उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, असिस्टेंस फॉर द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं उनको सेफली बाहर निकाला जाए। यानी यहाँ पे यूक्रेन की मदद करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने जब कॉल आया यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उसको सेफली वहाँ से निकाला जाए। While India's hesitation to take a stand against Russia is understood, ये बात सभी लोग जानते हैं कि भारत क्यों हेजिटेट कर रहा है रूस के खिलाफ एक्शन लेने में, यानी रूस के खिलाफ भारत जाने में हेजिटेट कर रहा है। इसके पीछे तो सब कोई वजह जान रहे हैं, क्योंकि रूस हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है शुरू से। P5 कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका वगैरह भी है, वो सारे हम लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन रूस कभी हम लोगों को धोखा नहीं दिया है। इसलिए ये बात सबको जानते हैं क्यों भारत रूस के खिलाफ नहीं जा सकता है। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसीडर वेदर इट इज़ एस्पिरेशंस टू बी अ लीडिंग पावर। अब दिल्ली को ये डिसाइड करना होगा कि क्या उनकी जो इच्छा है, डिज़ायर है कि लीडिंग पावर में होने का, कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग अ क्लियर पोजीशन। ये जो आपकी इच्छा है विश्व गुरु बनने का, क्या ये अचीव किया जा सकता है बिना किसी तरह के पोजीशन को क्लियर किए हुए। यानी आप कहेंगे कि विश्व का पावर भी बनेंगे और आपका कोई पोजीशन ही नहीं है, आप सीधे अपने आप को साइड कर दे रहे हैं, न इधर का हो न उधर जा रहे हो। तो क्या ये अचीव किया जा सकता है विदाउट हैविंग क्लियर पोजीशन ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो विवाद है उसके ऊपर जब तक आपका क्या स्टैंड है वो अगर क्लियर नहीं होगा, तब तक क्या आप कैसे लीडिंग पावर बन सकते हैं। दैट थ्रेटन्स ग्लोबल सिक्योरिटी। इससे हम लोगों को जो वैश्विक स्तर पर जो सुरक्षा मिलती है उसको धक्का लग सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी देश अकेला किसी का सामना करने में सक्षम नहीं है, सारे देश जो हैं आपस में एक दूसरे से अलाई करते हैं, सारे देशों के साथ गठबंधन होता है, कई तरह से एग्रीमेंट्स होते हैं, और जिसके तहत उसकी हिम्मत होती है दूसरे देश के साथ जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो मदद की अपेक्षा होती है। जैसा कि रूस हमेशा से हम लोगों को साथ देता आया है, हालांकि अमेरिका कई बार हम लोगों को धोखा भी दिया और यूक्रेन वगैरह भी दिया है, बट ये कभी नहीं करता है ऐसा। तो ऐसे केस में ग्लोबल लीडर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आप किधर जाएंगे। नहीं तो अगर आप तटस्थ रहेंगे तो जब आपके ऊपर भी विपत्ति आएगी तो दूसरे देश भी तटस्थ हो जाएंगे, कोई आप पे ध्यान नहीं देंगे। तो आपका भी किसी न किसी देश के साथ तो इस प्रकार का एग्रीमेंट और गठबंधन होना चाहिए कि आप अगर प्रॉब्लम में आए तो आपकी वो मदद करें। तो अभी मोदी को भी ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। अगर यूक्रेन के खिलाफ जाता है तो अमेरिका वगैरह जितने भी नाटो के देश हैं वो जिसके साथ हमारा भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छा खासा चल रहा है उससे जाएंगे, और इधर अगर रूस को सपोर्ट नहीं करता है तो भविष्य में रूस भी बुरा मान सकता है। ये सारी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। इवन एज द मोदी गवर्नमेंट फोकसेस सोलोली ऑन वेल बीइंग ऑफ इंडियंस। हालांकि अभी मोदी सरकार पूरी तरह से फोर्स कर रही है कि इसकी भलाई के लिए, इंडियंस की भलाई के लिए। एमिट्स द पेरिल फेस्ड बाय अदर्स। पेरिल का मतलब होता है खतरा, और एमिट्स का मतलब बीच में, खतरों के बीच में जो दूसरे के द्वारा फेस किया जा रहा है। ऐसे में प्राथमिकता मोदी सरकार की यही है कि जो भारतीय हैं वहाँ उसको कैसे भी निकाला जाए, क्योंकि अगर किसी एक देश का साथ देंगे तो मान लो अगर रूस का आप साथ देते हैं तो ऐसे में यूक्रेन में जो बच्चे रह रहे हैं उनको वहाँ की जो प्रशासन है वो परेशान कर सकती है। अगर यूक्रेन को करेंगे तो इधर रूस जो है, जो भारतीय लोग हैं उस पर हमला कर सकता है यूक्रेन में। अभी आप फिलहाल अगर देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो जो वहाँ पे अगर तिरंगा लगा दिया जा रहा है किसी गाड़ी के ऊपर, तो उसको ना ही यूक्रेन की सेना रोक रही है और ना ही रूस की सेना उसको कुछ कर पा रही है। तो ये भारत की एक ताकत भी है और भारत के लिए स्ट्रैटेजी भी कर सकते हुए है। अगर किसी एक का पक्ष लेगा तो वहाँ जो हमारे बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। ये सारी बात है गवर्नमेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी स्पेशली ट्रू इफ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज़ प्रोलॉन्ग्ड।
ये सही होगा खास करके जब रूस के द्वारा जो ऑपरेशन है वो यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है उसका वो प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलता है। एंड द गवर्नमेंट्स एम्बिवेलेंस इज रेड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशंस बाय द मोर पावरफुल नेबर ओवर अ वीकर वन। और अगर यूक्रेन के पर जो हमला हो रहा है और ये लंबा समय तक चलता है तो गवर्नमेंट का जो एम्बिवेलेंस है, एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स, जो क्लियर नहीं है क्या है, तो जो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इज रेड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसजेक्शंस। तो इसको इस तरह से देखा जाएगा कि एक एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशंस का मतलब क्या होता है, जो हमला होता है। तो एक एक्टिव फोर्स के द्वारा, पावर के द्वारा, ट्रांसग्रेशंस का मतलब हमला, एक मोर पावरफुल नेबर के द्वारा एक छोटा सा पावरफुल नेशन के ऊपर है। इसको फिर से समझना होगा। अगर इस मामले में लंबे समय तक रूस के द्वारा अटैक होता रहता है तो इसको ये समझा जाएगा कि एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री एक छोटे से नेबर के ऊपर हमला कर दिया। समथिंग इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड इन इट्स ओन नेबरहुड, जिसको भारत ने अपने नेबरहुड में प्रोटेस्ट किया है, उसके खिलाफ बोला है। तो भारत के लिए एक कहना अब क्लियर नहीं होगा कि किसका पक्ष लेगा, क्योंकि अगर लंबे समय तक युद्ध चलता है तो भारत को कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट लेना पड़ेगा। भारत जिसकी चीज़ के खिलाफ हमेशा बोलता रहा है कि वो अपने छोटे नेबरहुड पे आप हमला नहीं करते हैं, तो उसी चीज़ को कैसे देख सकता है जब रूस एक पावरफुल कंट्री होकर के अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर हमला कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।